हेलो बच्चों, आपका हमारी क्लास एटीएस टीचिंग विद तरुण सर की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हम आज कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण ये चैप्टर लेकर आए हैं। आज हम पौधे और जंतुओं का संरक्षण कैसे हो सकता है हमारे लिए, क्या वातावरण के लिए, प्रदूषण के लिए, या हम क्या कर सकते हैं अपना योगदान, उस पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट में प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे। चलिए पहले थ्योरी देखते हैं हम। वनोन्मूलन एवं इसके कारण। वनोन्मूलन एवं इसके कारण, हम इसकी परिभाषा देखेंगे और इसके हम वनों का उन्मूलन क्यों कर रहे हैं उसके बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। मतलब बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसलिए हम वन की कटाई करते हैं। क्या क्या हो देखते हैं। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। जिस तरह से हमारा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, अभी जनसंख्या बढ़ रही है तो ज़्यादा अनाज की आवश्यकता होगी लोगों को खाने के लिए। कृषि के लिए हमें ज़्यादा भूमि चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, अपने वनों को, जंगलों को काट कर वहाँ पे खेती के लिए ज़मीन बनाएंगे और उस पर अनाज उगाएंगे। दूसरा है हमारा घरों एवं कारखानों का निर्माण। अभी जैसे आबादी बढ़ रही है तो लोगों को रहने के लिए मकान भी चाहिए, तो उसके लिए भी हम पेड़ को काटेंगे, जंगलों को काटेंगे। फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए हम जंगलों को काटते हैं। यही हमारा वनोन्मूलन और इसके कारण है। चलिए इसको थोड़ा आगे डिटेल में समझते हैं। वनोन्मूलन के परिणाम क्या होंगे। हम अगर जंगल को काट रहे हैं तो उससे उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा या उसके परिणाम हमें क्या मिलने वाले हैं, चलिए देखते हैं। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, क्योंकि पौधे नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो रहा है। भौम जल मतलब भूमिगत जल, जो ज़मीन के अंदर है, वाटर लेवल डाउन हो रहा है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। किसी क्षेत्र में मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मतलब अगर ज़मीन पर पौधे कम होंगे तो क्या होगा, मिट्टी कटने लगेगी। बारिश से या हवा से, तूफान से मिट्टी हट जाएगी और मृदा का अपरदन होता रहेगा। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमरस की कमी होती है। ह्यूमरस क्या होता है। ह्यूमरस जमीन की उर्वरकता से संबंधित है तथा इसकी उर्वरकता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। मतलब अगर पौधे नहीं होंगे तो हमारी ज़मीनें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे मरुस्थलों में बदलती चली जाएंगी। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। अब बात आती है कि हम वन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं एवं उनमें रहने वाले प्राणियों को वन्य प्राणी कहते हैं, उनका संरक्षण कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। सरकार वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए
जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। मतलब ये जो आपके क्षेत्र हैं वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसमें आप शिकार नहीं कर सकते हैं, वृक्षों की कटाई नहीं कर सकते हैं, वृक्षारोपण, कृषि भी नहीं कर सकते हैं। इसमें एक शब्द देखिए पोचिंग है जो हाईलाइट किया गया है। पोचिंग का मतलब होता है शिकार को मारकर, जानवर को मारकर उसकी खाल को उतारना और उसका व्यापार करना। पोचिंग का मतलब है किसी भी जीव को मारकर उसकी खाल उतारना, उससे संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। मतलब वन्य जीव अभयारण्य में जो जंतु पाए जाते हैं उनको कोई मार नहीं सकता है या वो सुरक्षित होते हैं उस जगह पे। राष्ट्रीय उद्यान है अन्य वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, वो राष्ट्रीय उद्यान होता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। अब हम पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की बात करेंगे। आइए देखते हैं। कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। मतलब वनस्पति जात क्या है? किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु जो है वो प्राणी जात है और जो पेड़ पौधे हैं वो वनस्पति जात हैं। विशेष क्षेत्र में साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जाति हैं तथा चिंकारा, नील गाय, वाकिंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। ये जो हमने आपको उदाहरण दिए हैं ये पंचमढ़ी जैवमंडल से संबंधित जीव और वनस्पतियों के नाम हैं। चलिए आगे देखते हैं। पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। मतलब स्पेशल स्टेट में, स्पेशल स्थान पे कुछ स्पेशल ही जातियाँ पाई जाती हैं, वो दूसरे स्टेट में या दूसरे स्थानों पे नहीं पाई जाती। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। वन्य प्राणी अभयारण्य। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आँखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। बहुत सारे प्राणी जीव ऐसे हैं जो अभी जिनकी प्रजातियां संकट में हैं, मतलब उनकी संख्या बहुत कम है। उनका अगर लोग शिकार करेंगे, मार देंगे तो वो इस धरती से ही समाप्त हो जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए ही वन्य प्राणी अभयारण्य लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। चलिए कुछ और भी आगे देखते हैं हम। राष्ट्रीय उद्यान।
कुछ वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं, जिससे हमें आदिमानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। संकटापन्न जंतु। संकटापन्न जंतु क्या होते हैं? वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। मतलब ऐसे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम है या उससे भी कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक में आपका क्या है? पौधे हैं, प्राणी हैं, सूक्ष्म जीव हैं। अजैव घटक में क्या है? आपका जलवायु है, भूमि है, नदी है, डेल्टा है। मतलब प्रकृति में जो पाई जाने वाली चीज़ें हैं वो आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। इसको आप नेट पर भी जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रवास। प्रवास क्या होता है? जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। मतलब प्रवास का सीधा मतलब ये हुआ कि एक देश से निकलकर दूसरे देश में जाना और वहाँ पे कुछ समय के लिए रहना और फिर वहाँ से अपने देश को वापस लौट जाना, यही आपका प्रवास कहलाता है। इसमें कुछ पक्षी ऐसे हैं जो दूसरे ठंडे प्रदेशों से हमारे इंडिया में आते हैं और यहाँ पर कुछ दिन रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, जनन करते हैं, अंडे देते हैं और फिर वापस अपने बच्चों के साथ अपनी कंट्री में चले जाते हैं। कागज का पुनः चक्र ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बढ़ती आबादी में पेपर की बहुत अधिक आवश्यकता है और उसका महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। मतलब कागज़ बनाने के लिए जो मशीनरीज हैं, केमिकल्स हैं, पानी यूज हो रहे हैं, अगर हम पेपर कम यूज करेंगे तो उनकी भी ज़रूरत कम पड़ेगी और वो प्रदूषण भी नहीं करेंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि पेपर को अधिक से अधिक बचाइए, उसका पुनः चक्रण कीजिए। चलिए आगे और समझने की कोशिश करते हैं। पुनर्वन रोपण।
मतलब दोबारा से हमें वनों को लगाना है। जिन वनों को हमने काटा है उसके अगेंस्ट में हम नए वन डेवलप करेंगे या वहीं पर वैसे भी पौधे लगाना। चलिए देखते हैं इसको। वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वन रोपण है। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज़ के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। मतलब सेम स्पीशीज़ के अगर आप लगाएंगे तो उनका जो सर्वाइवल है वो अच्छा होगा, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में वही पौधे रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ठंडे प्रदेशों के वन हैं तो वहाँ अगर आप दूसरे पौधे लगा देंगे तो नहीं होंगे, वहाँ पे वो ठंडे प्रदेश वाले ही पौधे आपको लगाने पड़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब हमें एक वाक्य मिलेगा, उसमें कुछ स्थान खाली होंगे, उसे हमें जो पीछे अध्ययन किया है उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसे भरना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? पीछे हमने पढ़ाया था आपको। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं अभयारण्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अभयारण्य कहलाता है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज कहलाती है। क्या कहलाती है? पीछे हमने आपको पढ़ाया था, अगर क्षेत्र विशेष में है इसका मतलब है कि वो संकटापन्न में है। क्या कहलाएगी? वो संकटापन्न कहलाएगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। हमने आपको बताया था प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं क्या है। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य, संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीशीज, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। आंसर देखते हैं। चलिए पहले का वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में पहला वन्य प्राणी उद्यान के बारे में हम जानते हैं। वनों की तरह कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां वन्य जीव परिरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, वे वन्य प्राणी उद्यान कहलाते हैं। ये हमने आपको पीछे भी पढ़ाया था। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए है। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या है? वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। चलिए आगे देखते हैं हम खाका, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य। चिड़ियाघर क्या है? मानव द्वारा निर्मित वे कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है, चिड़ियाघर कहलाते हैं। चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते। इनमें अधिकतर जीव पिंजरों में कैद होते हैं। चिड़ियाघर वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं है। अभयारण्य में वो स्वतंत्र रहते हैं, उसको देखते हैं। चलिए, वह स्थान जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। अभयारण्य जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान कराते हैं जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है। इसमें जीव किसी प्रकार की कैद में नहीं होता है, मतलब पिंजरे में नहीं है। अभयारण्य वन्य प्राणियों के लिए आरामदायक एवं सुरक्षित आवास है। चिड़ियाघर में आरामदायक और सुरक्षित आवास नहीं है। यही दोनों का अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। गा में हम संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीशीज।
संकटापन्न स्पीशीज क्या है? वह स्पीशीज जो विलुप्त होने की कगार पर है, संकटापन्न स्पीशीज कहलाती है। उदाहरण है सफ़ेद चीता, शेर, हाथी, जंगली भैंसे आदि। मतलब वैसे स्पीशीज जो विलुप्त होने की कगार पर है, उनको संकटापन्न कहते हैं। आइए विलुप्त स्पीशीज देखते हैं। वे स्पीशीज जो विलुप्त हो चुकी विलुप्त स्पीशीज कहलाती हैं, जैसे आपका डायनासोर, ये अब धरती पर नहीं पाया जाता। चलिए अगला घ में देखते हैं हम क्या है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। वनस्पति जात वह किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। प्राणी जात देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जैव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। वन्य प्राणी, पर्यावरण, गांव, शहर, पृथ्वी, अगली पीढ़ी। वनोन्मूलन क्या बताया था हमने आपको पीछे जो पढ़ाया था। वनोन्मूलन में क्या है, वनों की कटाई की जाती है घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए या ईंधन प्राप्त करने के लिए वनों की कटाई होती है। तो वनों में रहने वाले प्राणी, ग्रामीण, शहरी, पृथ्वी, अगली पीढ़ी के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए का हम देखते हैं। वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन का प्रभाव। वनोन्मूलन से लगातार वन क्षेत्र समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे वन प्राणियों का आवास क्षेत्र भी समाप्त होता जा रहा है। आवास न मिलने पर कुछ प्राणी मर जाते हैं तथा अन्य किसी दूसरे वन क्षेत्र की तरफ दौड़ते हैं, जिससे उस क्षेत्र के जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव वन्य प्राणियों पर पड़ता है। मतलब वनों की अगर हम कटाई कर रहे हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले जीव हैं वो कौन है, वन्य प्राणी। चलिए अगला खा देखते हैं। पर्यावरण। हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत दोनों आपस में अनेक पर्यावरणीय साधनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। यदि वन, जिन्हें पर्यावरण के फेफड़े कहते हैं, काट दिए जाएंगे तो पर्यावरण में प्रदूषण तथा असंतुलन फैल जाएगा, जो संपूर्ण जीव जगत को प्रभावित करेगा। वन काटने के कारण CO2 की मात्रा अधिक मात्रा के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। वन काटने पर वर्षा दर भी घटती है। हम मतलब क्या है कि अगर हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो क्या होगा, प्राकृतिक असंतुलन फैल जाएगा। उसमें पर्यावरण में पाए जाने वाले प्राणी जगत और वनस्पति जगत दोनों में संतुलन नहीं रहेगा और क्या होगा, वर्षा कम होगी। जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी हमारे वातावरण में, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होगा, गर्मी बढ़ेगी, वर्षा कम होगी, ये बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। चलिए हम गा देखते हैं। गांव या ग्रामीण क्षेत्रों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं कि वे ग्रामीण लोग जिनके गांव वनों के समीप हैं, अपनी जीविका के लिए तथा अनेक दैनिक ज़रूरतों के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। अतः यदि वन काट दिए जाएंगे तो इन लोगों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। इसके साथ साथ वन काटने पर फैला पर्यावरण प्रदूषण तथा असंतुलन ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। चलिए हम घा देखते हैं। शहर या शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्रों में चलने वाले उद्योगों तथा फैक्ट्रियों में वनों से प्राप्त कई प्रकार के कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यदि वन समाप्त हो जाएंगे तो शहरों में औद्योगिकरण सबसे अधिक प्रभावित होगा। साथ ही वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न हुआ वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव भी शहरी क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी को क्या प्रभाव पड़ेगा वनोन्मूलन से।
वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वन क्या है? वर्षा लाने में सहायक होते हैं। CO2 तथा O2 के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ने देते, लेकिन यदि वनोन्मूलन हो जाएगा तो पृथ्वी पर CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, जो पृथ्वी के ताप को बढ़ा देगा, जिससे पृथ्वी का संपूर्ण जीव जगत प्रभावित हो सकता है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि गैसें, जैसे आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वातावरण में हमारे जो पृथ्वी है इससे ऊपर एक लेयर बना देती है। वो लेयर बनने के बाद क्या होगा, जो सूर्य का प्रकाश है वो आएगा और उस लेयर से नीचे आ जाएगा, तो उसको नीचे टकराने के बाद पृथ्वी पर फिर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन CO2 क्या करता है, ये लेयर उसको अवशोषित कर लेती है और ऊपर नहीं जाने देती है, जिसके कारण हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं अगली पीढ़ी को क्या प्रभाव होगा इससे। हम जानते हैं कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रखें, अन्यथा हमारी अगली पीढ़ी वनों से वंचित रह जाएगी और उन्हें वनोन्मूलन से उत्पन्न हुई सभी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के हमें वन को बहुत ही आवश्यकता होने पर ही काटना है, और अगर हम काटते हैं तो हमें उसकी अगेंस्ट में दूसरे वनों को और तैयार करना, उतने पेड़ों को जितने हमने काटे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें, किसी जंतु का आवास बाधित हो, मिट्टी की ऊपरी परत अनवरत हो जाए। चलिए आंसर देखते हैं इसका। हम वृक्षों की कटाई अगर लगातार इसी दर से करते रहेंगे तो कुछ समय पश्चात हमारे अधिकतर वन क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे भौम जल स्तर भी नीचे गिर जाता है। वनोन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। यदि वनों की कटाई अनवरत चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाएगी। इसके अलावा सूखे तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। चलिए खा देखते हैं हम। यदि किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो उस जंतु के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आवास का मतलब घर। मान लीजिए आपका घर अगर गिरा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो आप कहाँ रहेंगे, आपको समस्या होगी। वैसा ही ये भी। चलिए आगे देखते हैं। गाँव में यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाएगी तो मिट्टी की परत हटने से उसके नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेंगी। इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है तथा इसकी उर्वर शक्ति भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदलनी शुरू हो जाती है। यह मरुस्थलीकरण कहलाता है। यह हमने आपको पहले भी पढ़ाया था ना थ्योरी में, वही सेम है ये। चलिए आगे देखते हैं। संक्षेप में उत्तर दीजिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं। कैसे? वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं, रेड डाटा पुस्तक क्या है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। आगे देखते हैं। हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रह पाता है, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला बनाते हैं आपस में।
चलिए आगे हम देखते हैं। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं है। चलिए हम क्या देखते हैं। आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनके ऊपर वनों को कटने का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है। वनोन्मूलन के कारक। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारक हैं। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने तथा लकड़ी ईंधन के रूप में उपयोग करना, ये वनोन्मूलन के कारक हैं। इसका प्रभाव क्या है वो देखते हैं। वनोन्मूलन के प्रभाव। पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। अगर हम वनों को काटते रहेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। भौम जल स्तर भी नीचे गिर जाता है। इसके कारण बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। भूमि की उर्वरकता में कमी आती है। इतने इसके प्रभाव। चलिए हम आगे देखते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटपन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। मतलब पौधों के लिए अलग है, जंतुओं के लिए अलग। चलिए आगे देखते हैं। प्रवास क्या है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेष प्रजनन हेतु चलन होता है, उसको प्रवास कहते हैं। जैसे हमने आपको पीछे बताया था कि कुछ दूसरे कंट्रियों की पक्षी हमारे देश में आ जाते हैं, वहाँ जलवायु परिवर्तन होने पर वो प्रवास कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्यायसंगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। देखो, न्यायसंगत तो बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट्री एवं आवास की मांग की पूर्ति के लिए वनों की अनवरत कटाई हो रही है, यह न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि वन हमारी अमूल्य धरोहर है, हमारे मुख्य प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। इसलिए हमें इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। हम जानते हैं कि वन हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। ये में वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में ये सहायक है। इसलिए हमें चाहिए कि वनों को हम सुरक्षित रखें। वनों को हम सुरक्षित रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कारणवश हमें वनों को कटाई भी करनी पड़े तो हमें पुनर्वनरोपण करना चाहिए। वर्षा लाने, बचाकर जहाँ तक संभव हो सके हमें वन उत्पादों को अन्य किसी दूसरे पदार्थों से बदल लेना चाहिए। लोग अपने निजी लालच के लिए औद्योगिकरण को लगाकर बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे लगातार वनों की कटाई हो रही है। उन्हें समझना चाहिए कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, हमें उन्हें अपनी
आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। आंसर क्या होगा? अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में हम निम्नलिखित प्रकार से योगदान दे सकते हैं। अधिक से अधिक हम क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे, तभी हरियाली होगी। सड़कों के किनारे पेड़ लगा करके, कम से कम पेड़ों की कटाई करके, पार्क आदि बनवा करके, कागज़ बचा करके, लोगों को अधिक वृक्षारोपण के लिए जागरूक करके, मतलब ये उपाय हैं जिससे हम हरियाली को अपने आसपास में रख सकते हैं। कोशिश कीजिए आप सभी लोग कि एक एक पौधा लगाइए अपने जहाँ भी आप रहते हैं। गमला है आपके पास तो गमले में, शहरी क्षेत्र में, और गांव में रहते हैं तो गांव में पौधा लगाइए, उसको अपना नाम दीजिए और उसकी पूरी सेवा कीजिए और उसको बड़ा कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। वनों के विनाश के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। अतः इसकी कम मात्रा के परिणामस्वरूप विश्व ऊष्मन हो रहा है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जलचक्र का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे वर्षा दर में कमी हुई है। वनोन्मूलन से क्या है? वर्षा कम हो जाती है। विश्व ऊष्मीकरण हो रहा है, मतलब वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे बचत कर सकते हैं। हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। कागज़ की बचत से वनों के साथ साथ हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जल तथा ऊर्जा जो इसको बनाने में प्रयुक्त होते हैं की भी बचत होती है। अतः निम्नलिखित कार्यों के द्वारा कागज़ की बचत की जा सकती है। हम क्या करें? कागज़ का पुनः उपयोग करें, जन जागरूक अभियान चला करके उनको बताएं कि भैया पेपर का कम उपयोग कीजिए। पुनः चक्रण द्वारा, मतलब पेपर को 6 से 7 बार हम पुनः चक्रित कर सकते हैं। रिसाइकलिंग करके उसको दोबारा पेपर प्राप्त कर सकते हैं। मितव्ययिता से उपयोग करें। मितव्ययिता से मतलब कम खर्च करें, मतलब फिजूल पेपर का उपयोग न करें।